आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के दूसरे टॉपिक आदिकाल, इसके पार्ट 1 में हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे और इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा उसमें अगले 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 हिंदी साहित्य का विकास, उसके हम 100 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो नाम वीरगाथा काल दिया था वो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये इसका राइट आंसर है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका जो नामकरण किया था वो आदिकाल किया था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इसके बाद जो राम कुमार वर्मा है, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का संधि काल नाम दिया था। संधि काल या चारण काल, संधि काल और चारण काल नाम राम कुमार वर्मा ने दिया था। और राहुल सांस्कृतायन ने जो आदिकाल का नामकरण किया था वो सिद्ध सामंत काल दिया था। सिद्ध सामंत काल नाम दिया था राहुल सांस्कृतायन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रावकाचार रचना के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो श्रावकाचार जो रचना थी 933 ईस्वी में लिखी गई थी। 933 ईस्वी में लिखी गई थी और इसको देवसेन द्वारा लिखा गया था श्रावकाचार। और इसमें श्रावकाचार में 250 दोहों को सम्मिलित किया गया, यानी कि 250 दोहों की ये रचना की गई। ये हिंदी की प्रथम गद्यात्मक और पद्यात्मक रचना मानी जाती है, यानी कि गद्य पद्य में रचित ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। शालिभद्र सूर की रचना है भरतेश्वर बाहुबली। इनकी रचना थी भरतेश्वर बाहुबली, इन्होंने ये रचना की थी। और जेंदुई ने इन्होंने जो रचना की थी वो थी परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश इन्होंने रचना की थी। और स्वयंभू द्वारा रचना की गई थी पऊम चरियु। पऊम चरियु, परम चरियु ये रचना राम के चरित्र पर आधारित है, राम कथा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया था वो दिया था राहुल सांस्कृतायन ने। अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सराहबा को। प्रश्नों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। और आप ये देखना, कमेंट में करके बताना कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है। तो पृथ्वीराज रासो के जो महाकाव्य है उसके रचयिता थे चंद्रबरदाई। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीसल देव रासो के रचनाकार इनमें से कौन है। तो बीसल देव रासो के जो रचनाकार हैं वो हैं नरपति नाल्ह जी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की आदिकाल को चारण काल नाम किसने संबोधित किया था। तो आदिकाल का जो चारण काल नाम दिया था वो तो दिया था, एक तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम इनका जो नामकरण किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले इन्होंने ही चारण काल कहा था। लगभग 700 से 1300 ईस्वी इन्होंने ये चारण काल का समय माना था। एक नाम राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल भी इसको कहा है, जबकि सर्वप्रथम चारण काल नाम जो दिया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाल रासो आलखंड के रचयिता कवि कौन हैं। तो परमाल रासो के जो आलखंड है उसके रचयिता हैं जगनेक कवि। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है। तो संदेश रासक जो रचयिता हैं वो हैं अब्दुल रहमान। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिकाल को बीजपपन काल नाम किसने दिया था। तो आदिकाल का बीजपपन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता और कीर्तिपताका किस भाषा के ग्रंथ हैं। तो कीर्तिलता और कीर्तिपताका अवहट्ट भाषा के ग्रंथ हैं। और कीर्तिलता और कीर्तिपताका ये विद्यापति ने ये रचना की है, यानी कि विद्यापति की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। तो मैथिल कोकिल के नाम से ही विद्यापति को जाना जाता है। और ये मधुबनी बिहार के कवि विद्यापति हैं। विद्यापति मधुबनी बिहार के निवासी थे और इन्होंने मैथिली
भाषा में ज़्यादातर रचनाएं की हैं, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता का नाम क्या है? तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता जो हैं वो हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है कि राहुल वेल नामक शिलांकित कृति के रचयिता कौन हैं? तो राहुल वेल नामक शिलाकृति के जो रचयिता हैं वो हैं रोड़ा कवि, ए इसका राइट आंसर है। और रोड़ा कवि धार मध्य प्रदेश के निवासी थे। धार मध्य प्रदेश की शिलाओं पर इन्होंने उत्कीर्ण चंपू काव्य लिखा था। चंपू काव्य इन्होंने लिखा हुआ था। और ये गद्य पद्य, चंपू काव्य जो होता है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है, जिसमें नख सिख वर्णन होता है। नख सिख वर्णन का मतलब होता है कि नख मतलब नाखून से लेके, पैर के नाखून से लेके सिख यानी कि चोटी तक का जो वर्णन होता था उसको नख सिख वर्णन कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली में कविता करने वाले पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली में कविता करने वाले पहले कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। और खुसरो प्रथम मध्यकालीन कवि थे जिन्होंने हिंदवी यानी कि खड़ी बोली, इन्होंने हिंदवी कहा था खड़ी बोली को। तो खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं इन्होंने। पहेलियाँ और मुकरियों की जब भी बात आती है तो वहाँ पर नाम आता है अमीर खुसरो का। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? तो नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गुरु गोरखनाथ जी हैं। और यदि इनकी स्थापना की बात की जाए तो हैं मत्स्येंद्र नाथ है गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, यानी कि गुरु गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, जिन्होंने नाथ पंथ की स्थापना की थी। लेकिन उसके प्रवर्तक और उसके प्रचारक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया जा रहा है 18वां और कहा गया है कि पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार हैं राम सिंह। 11वीं सदी के जैन मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख की निंदा और आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। इंद्रिय सुख मतलब जो शारीरिक सुख भोग विलास होती हैं उनकी निंदा की है और आत्मज्ञान का इन्होंने उपदेश दिया है। अगला प्रश्न है कि पौम चरियो रामचरित के रचयिता कौन है? तो पौम चरिय जो रामचरित रचना है उसके स्वयंभू रचनाकार हैं। और 8वीं सदी के जैन कवि स्वयंभू ने सर्वप्रथम राम कथा पर आधारित पौम चरिय 5 कांडों में लिखा है। कितने? इसके 5 कांड हैं और 90 संधियाँ हैं। 5 कांड और 90 संधियाँ इन्होंने ये ग्रंथ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? ये भविष्य कहा लिखे, भविष्यत कहा है इसका नाम। तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं धनपाल कवि। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को वीरकाल जो नाम दिया था वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता इसमें हैं शालिभद्र सूर्य, ए इसका राइट आंसर है। और शालिभद्र सूर्य ने ये रचना 1184 ईस्वी में रचित थी और ये जैन ग्रंथ थे। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना माना है, यानी कि इस रचना को गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम रचना माना है हिंदी गद्य की। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आधार काल नाम दिया था मोहन अवस्थी एवं सुमन राजे ने। अगला प्रश्न है कि खुमान रासों के रचयिता कवि कौन है? तो खुमान रासों के रचयिता कवि हैं दलपति विजय, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हमीर रासों के रचयिता कवि कौन माने जाते हैं? तो हमीर रासा के रचयिता माने जाते हैं सारंगधर। अगला प्रश्न है कि विद्यापति पदावली की भाषा क्या थी? तो विद्यापति पदावली की भाषा थी वो थी मैथिली भाषा, ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की जो संख्या थी वो थी 84। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से निकलने वाले सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी गई है। और 9 जो संख्या थी वो 9 नाथ थे, नाथों की संख्या 9 थी। और 12 संख्या थी अलवार संतों की, जो कि दक्षिण भारत के ये संत कहे जाते थे। और 36 जो थी यह छत्तीसगढ़ी या अन्य संदर्भों में प्रयुक्त संख्या है 36। अगला प्रश्न है कि नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की जो संख्या थी वो थी 9 नाथ कहे जाते हैं। और इनमें
इनको नवनाथ कहते हैं, जैसे कि नागार्जुन हैं, जड़भरत हैं, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, ये प्रमुख संत माने जाते हैं नाथ। अगला प्रश्न दिया गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। महापुराण के रचयिता कौन हैं? तो महापुराण के जो रचयिता हैं वो हैं पुष्पदंत। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा था। अगला प्रश्न है कि परमात्म प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो परमात्म प्रकाश रचना थी उसके लेखक थे जोइंदू, या इनको योगिंदू कवि भी कहते हैं। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय या सर्ग हैं? सर्ग को अध्याय भी कहते हैं। तो पृथ्वीराज रासों में 69 यानी कि 69 सर्ग हैं। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि चंदेल राजाओं की वीरता का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? तो चंदेल राजाओं की वीरता का वर्णन परमाल रासों में है, जिसको आलखंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं स्वयंभू। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं? तो उपदेश रसायन के रचयिता हैं जिनदत्त सूरि। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को जय काव्य काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को जय काव्य काल नाम दिया था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन हैं? तो रेवंतगिरी रास की जो रचनाकार हैं वो हैं जिनभद्र सूरि। जिनभद्र सूरि हैं। जिनभद्र सूरि, इन्हीं का दूसरा नाम था विजय सेन सूरि। ये भी नाम इनका था, इनके दो नाम थे, इसलिए रेवंतगिरी रास के रचयिता जिनभद्र सूरि या फिर विजय सेन सूरि था। अगला प्रश्न है छंदों का अजायब घर किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासों को कहा जाता है, और नाम्बर सिंह व डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनमें प्रयुक्त विधि छंद के कारण इन्हें छंदों का अजायब घर कहा था। रीतकाल में रामचंद्र का को भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्र का जो केशवदास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न दिया है कि सिद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? सिद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? तो सिद्ध साहित्य की भाषा थी संध्या भाषा या संध्या भाषा। अगला प्रश्न दिया है कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक खंड काव्य है, जिसको संदेश काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की कौन सी रचना संस्कृत में नहीं है? तो जो पदावली रचना है वो विद्यापति की संस्कृत में नहीं है, बाकी पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा, गंगा काव्यावली, ये सभी विद्यापति की संस्कृत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि खाली कबारी किसकी रचना है? तो खाली कबारी जो रचना थी वो रचना थी अमीर खुसरो की। खाली कबारी रचना अमीर खुसरो की रचना थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समयावधि क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समयावधि मानी है 1050 से लेकर के 1375 संवत विक्रमी तक। नेक्स्ट प्रश्न दिया जा रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? डॉक्टर जो राम कुमार वर्मा थे उन्होंने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है कि डिंगल भाषा से क्या तात्पर्य है? तो डिंगल भाषा जो थी वो राजस्थानी और अपभ्रंश मिश्रित भाषा थी। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पिंगल भाषा का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो पिंगल भाषा का जो संबंध है वो ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा के मेल से बनती है पिंगल भाषा। आज की वीडियो में बस इतना था। 100 प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज 50 प्रश्नों का अभ्यास किया। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इन 50 प्रश्नों में आपके कितने सही निकले, और शेष जो 50 प्रश्न हैं, ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला है, एक
चैप्टर से, और इसमें जो अगले के 50 प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट भाग यानी कि भाग 2 में आएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसी से संबंधित होगा। आदिकाल के जो शेष 50 प्रश्न वो अगले वीडियो में आएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर और शेयर कर दीजिए, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।